Hello students, today I'll be discussing the topic final account of the company under the subject financial accounting for the students of BCom second semester. Students, as you see, this is the pro forma of the balance sheet as per the revised schedule 6 of the Companies Act 2013. सबसे पहले हम लोग नेम ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट एज एट जिस दिन हम लोग बैलेंस शीट जिस डेट पे बना रहे हैं वो मेंशन करते हैं. उसके बाद हम लोग 4 कॉलम्स बनाते हैं. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होगा, दूसरा नोट्स नंबर होगा, तीसरा होगा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड चौथा कॉलम होगा आपका फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड. ठीक है. अब इसके बाद हम लोग जो है इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ और असेट्स को क्लासीफाई करते हैं. सबसे इसको देख लीजिए आप लोग. यहाँ पे मैंने जो है अलग से इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को यहाँ शोकेस कर दिया ताकि आप लोग को समझ में आए. ठीक है. तो इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में इक्विटी में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका शेयर होल्डर फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड में जैसा कि आपको पता है सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स ऑथराइज, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब, फुली पेड अप, ठीक है, एंड नॉट फुली पेड अप, पार वैल्यू पर शेयर, राइट. और उसके बाद हम लोग शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, ये सारी चीज़ें हम लोग शेयर कैपिटल में इंक्लूड करते हैं. देन कम्स रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग ने जो भी रिजर्व बनाया जैसे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, अदर रिजर्व जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, टैक्स रिजर्व हो गया, एंड सरप्लस दैट इज द बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. ये भी हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते हैं. अगर पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो उसको हम लोग रिजर्व में से डिडक्ट कर देते हैं. रिजर्व के टोटल में से पीएनएल के डेबिट बैलेंस को हम लोग डिडक्ट कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें आपका मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. तो शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि होल्डर को राइट देता है टू अक्वायर द इक्विटी शेयर्स. इसका डिस्क्लोजर भी यहाँ पे करना होता है. तो ये हो गया आपका. उसके बाद इक्विटी का सेकेंड पार्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. ठीक है. क्या होता है कि अगर कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है बट द डेट ऑफ अलॉटमेंट फॉल्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो इन सच मैनर हमारा अलॉटमेंट मनी पेंडिंग हो गया है. पेंडिंग हो गया लेकिन वो मिलेगा तो ही है, और जब मिलेगा तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाएगा. ठीक है. इसीलिए इसको यहाँ पे अलग से इक्विटीज़ के लिए शो किया गया है. ठीक. अब हम लोग लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं. लाइबिलिटीज़ एज वी ऑल नो इज बीन क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आपकी क्या क्या आती हैं? तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. ठीक है ना. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपके क्या आएंगे? डिबेंचर्स है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, ये सब आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएंगे. फिर है आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़. डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ क्या होता है कि स्टूडेंट्स एज यू नो दैट द कंपनी हैज़ टू पे एडवांस टैक्स टू द गवर्नमेंट. ठीक है. कंपनी को जो एडवांस में जो है टैक्स दे देना होता है गवर्नमेंट को. बट सो व्हेन द एक्चुअल टैक्स, अगर एक्चुअल टैक्स जो है कंपनी को वो ज़्यादा आ जाता है, देन इन दैट केस कंपनी के ऊपर जो है एक लाइबिलिटी हो जाती है टैक्स देने की. इसीलिए वो क्या हो जाएगा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, राइट. और यही चीज़ अगर क्या होगा कि अगर कंपनी ने एडवांस में टैक्स दिया है और टैक्स की लाइबिलिटी उनकी जो है एक्चुअल में कम आ रही है तो उनके लिए क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट आइटम है इसमें अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा आपका जैसे ट्रेड पेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स असेट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन प्रोविजनल फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा. फिर आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजंस क्रिएट करते हैं वो प्रोविजंस में आपका क्या क्या आएगा? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज़, ये आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आ जाएगा. लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब क्या हुआ? विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. ओके. नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ में आ रहा है हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग. एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो भी आइटम्स लिखे हैं उसी का जो है ये शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज़ में. जैसे आपने लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, तो यहाँ हो जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज़. फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन. तो अगर आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के भी आइटम्स को अगर आप मेमोराइज कर लेंगे तो करंट लाइबिलिटीज़ का आपको फिर मेमोराइज करने में ईजी रहेगा. ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स की. तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका क्या आ जाएगा? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज. ठीक है. फिर ट्रेड पेबल्स,
ट्रेड पेबल्स की हम लोग बात करते हैं। तो ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड पेबल रिफर्स टू द अमाउंट ड्यू ऑन द अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको हम लोग ट्रेड पेबल्स कहते हैं। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटीज, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में आपका आ गया अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट अक्रूड। ठीक है, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये आपकी अदर करंट लाइबिलिटीज का पार्ट है। उसके बाद हम लोग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज की बात करते, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करते हैं। लाइबिलिटीज तो हो चुका है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपका आएगा, क्या क्या आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में? ऑल प्रोविजंस फॉर विच द रिलेटेड क्लेम इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, इसमें आपका आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका टोटल, यहाँ पे फिर इसका टोटल कर लेंगे सारे का। यहाँ पे हम लोग जो है नोट्स टू अकाउंट लिखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी आप डिटेलिंग दे रहे हैं उसका नोट्स टू अकाउंट लिखते हैं। जैसे नंबर 1 आपने डाल दिया, नंबर 2 डाल दिया, जो जो आप हेडिंग, जैसे आपने शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं, कौन कौन से आइटम्स आपके शेयर कैपिटल में, आप तो 1 नंबर डाल देंगे। फिर हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसमें शेयर कैपिटल का पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। राइट, अब उसके बाद हम लोग असेट्स की बात करते हैं। तो असेट्स, वी ऑल नो असेट्स हैज बीन क्लासिफाइड एज टू टाइप्स, द करंट असेट्स एंड द नॉन करंट असेट्स। ओके, हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले नॉन करंट असेट्स की। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले आता है आपका फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में, फिक्स असेट्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग वैरी नहीं कर सकते हैं, विच आर फिक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स असेट्स में आपके आते हैं टैंजिबल असेट्स एंड इनटैंजिबल असेट्स। ठीक है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो एक एक हम लोग देख लेते हैं। टैंजिबल असेट्स में क्या आते हैं? टैंजिबल असेट्स आर द असेट्स which can be physically seen and touched, such as land, building, plant and equipment, furniture and fixture, office equipments, etc. ठीक है, intangible assets are those assets which are not classified as tangible and to which we cannot touch. Right, just for example, goodwill, brands, trademarks, software, computer software, mining rights, copyrights, patents, other intellectual property rights, recipes, formulas, ये सारे जो हैं आपके इंटेंजिबल असेट्स में आ जाते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे कोई फैक्ट्री है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये क्या हो गया आपका? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे पेटेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, विच आर बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी, उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में। राइट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन करेंट असेट्स की। तो नॉन करेंट असेट्स में डेफर्ड टैक्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, सॉरी, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स की। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, सच एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एट्सेट्रा। ठीक है, फिर डेफर्ड टैक्स असेट्स, इसकी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे कि आपकी कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये हो गए। उसके बाद अदर नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं करंट असेट्स की। राइट, तो करंट असेट्स में आपका सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट में आपका क्या क्या आएगा? ऑल दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर बीन मेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड, दैट इज विद इन 12 months। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, ये आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। उसके बाद इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपके जो है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये सब आएंगे। फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स, लूज टूल्स, ये भी आते हैं इन्वेंट्रीज में। ये सारी चीज़ें जो भी आप जैसे करंट इन्वेस्टमेंट में आपने क्या क्या लिया है, इसको भी आप नोट्स टू अकाउंट में, जैसे आप जो भी नंबर डालना चाहें, 5 नंबर, 6 नंबर, जो भी आपका नंबर चल रहा हो नोट्स टू अकाउंट में, वो आप इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात कर देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स की। राइट, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में जो है आपके आ जाएंगे बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। राइट, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसमें जो है कैश और बैंक दोनों आ जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। राइट, एंड देन आपके अदर करेंट असेट्स। अदर करेंट असेट्स में आपके हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्सेस, ये आपके अदर करेंट असेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप टोटल कर लेंगे। यहाँ
ये आपका टोटल हो जाएगा पूरा, ये वाला जो है, ठीक। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी होती है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? कंटिजेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन द हैपनिंग इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा यू डोंट नो, अगर वो हो जाती हैं, इफ दोज लाइबिलिटीज अकर इन द फ्यूचर, दैट यू कॉल इट एज कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो इसको हम लोग जो है बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, लेकिन हाँ हम लोग नोट्स टू अकाउंट में इंफॉर्मेशन के लिए, अपने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग इसको नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफॉर्मा ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले है आपका पर्टिकुलर्स, फिर इसमें भी नोट्स टू अकाउंट, फिगर्स फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। इसमें आपका सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक। तो जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हमसे रेवेन्यू मिलते हैं? तो देखिए, अगर फाइनेंस कंपनी नहीं है, इफ अ कंपनी इज अदर देन अ फाइनेंस कंपनी, तो उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होंगे? सेल ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, सेल ऑफ सर्विसेज होगा और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज होगा। और अगर उसने एक्साइज ड्यूटी पे की तो उसको लेस कर देंगे। लेकिन अगर जो कंपनी है वो फाइनेंस कंपनी है तो उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा? इंटरेस्ट होगा और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज होगा, ठीक है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर इनकम की। तो अदर इनकम में आपके क्या क्या आ जाएंगे? इंटरेस्ट इनकम आ जाएगा, डिविडेंड इनकम आ जाएगा, अगर आपने गेन किया है फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो आ जाएगा, और अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आपके जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होते हैं, इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को आप जब ऐड कर देंगे अदर इनकम के साथ तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस में आपका क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस इन स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक। फाइनेंस कॉस्ट में आपका क्या क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा, अदर बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगा, ये आपका फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा, ओके। उसके बाद जो है आपका क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आप जब नोट्स टू अकाउंट आप बनाएंगे तो एक्सपेंसेस में जो है आप कंजम्पशन ऑफ स्टोर्स एंड स्पेस पार्ट्स, पावर एंड फ्यूल, रेंट, रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू मशीनरी, इंश्योरेंस, प्रोविजन फॉर लॉसेज ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें इंक्लूड कर देंगे और नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कर देंगे। फिर जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उसका टोटल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्ट। अब ये जो आपके रेवेन्यूज में से जब एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो ये आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर एक्सेप्शनल आइटम्स हैं तो उनको लेस करेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को जब आप लेस करेंगे तो आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और टैक्स को जब आप लेस कर देंगे, टैक्स एक्सपेंसेस को जब आप लेस कर देंगे तो आएगा आपका प्रॉफिट फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है। ये आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन so that the investors may see clearly what money is flowing from the current operations with respect to those which have been stopped। यानी जो ऑपरेशंस हमने स्टॉप कर दिया है उसका जो प्रॉफिट है वो अलग होता है, और जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का जो प्रॉफिट है वो अलग होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है उसको आप लिख देंगे, टैक्स एक्सपेंसेस जो देना है उसको लिख देंगे। तो ये सारा डिडक्शन करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द प्रोफॉर्मा फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग प्रोफॉर्मा को याद कर लीजिएगा। बैलेंस शीट का जो भी प्रोफॉर्मा है वर्टिकल फॉर्मेट में ही पूछता है ज़्यादातर, मैंने वर्टिकल फॉर्मेट ही आपको बताया है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा सीरियल वाइज, ठीक है। एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।